नमस्कार। आज हम संधि के विषय में जानेंगे। संधि नाम सामान्य परिचयः। संधि का सामान्य परिचय कि संधि किसे कहते हैं, संधियों के बारे में सामान्य रूप से जानेंगे। संधयः संधि उच्चारण समये परस्पर वर्णानाम अत्यंतम सामीप्यम संहिता भवति। उच्चारण के समय पर परस्पर माने परस्पर आपस में, वर्णानाम माने वर्णों की, अत्यंतम सामीप्यम अत्यंत सामीप्यता जो है संहिता कहलाती है। यदा संहिता भवति जब संहिता होती है, तदा माने तो वर्णेषु परिवर्तनम भवति जब संहिता होती है तो वर्णों में परिवर्तन होता है। एवं प्रकारेण इस प्रकार से यत्र संहिता द्वारा वर्णानाम परिवर्तनम भवति जहाँ पर संहिता द्वारा वर्णों में परिवर्तन होता है, तस्यैव संधि भवति उसी को संधि कहते हैं। व्याकरणे प्रमुखतया त्रयः संधयः भवन्ति। व्याकरण में मुख्य रूप से त्रयः माने तीन संधियाँ होती हैं। व्याकरण में मुख्य रूप से तीन संधियाँ होती हैं और तेषां बहवः प्रभेदाः भवन्ति। उन संधियों के बहुत सारे भेद होते हैं। प्रभेद माने मुख्य रूप से तीन संधियाँ होती हैं, उन तीन भेदों के बहुत सारे आपस में प्रभेद भी होते हैं। तो हम हिंदी में पढ़ते आए हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो उसी का भाव है कि वर्णों की अत्यंत सामीप्यता को हम संधि कहते हैं। संधियाँ मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती हैं और उन तीन संधियों के आपस में वो जो तीन भेद हुए हैं उसके अनेकों प्रभेद भी होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का ही अपर नाम हल संधि है, दूसरा नाम हल संधि भी कहते हैं व्यंजन संधि को। और स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से जानते हैं। अच संधि, स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से जानते हैं। तीसरी संधि है विसर्ग संधि। पहली स्वर संधि जिसको अच संधि के नाम से जानते हैं, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के ही 7 प्रकार बताए गए हैं। कितने प्रकार हैं? तो स्वर संधि के 7 प्रकार हैं। पहला है सवर्ण दीर्घ संधि। पहला है सवर्ण दीर्घ संधि जिसको सामान्य रूप से दीर्घ संधि के रूप में हम जानते हैं। दूसरा है गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि, आयादि संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृत भाव संधि। इस प्रकार से पहला सवर्ण संधि, सवर्ण दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि, छठा पूर्व रूप संधि, सातवां प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार से संधियों के 7 प्रकार हुए। किस संधि के? तो अच संधि जो स्वर संधि है उस स्वर संधि के 7 प्रकार हुए। स्वर संधि के 7 प्रकार हुए। अब एतेषु स्वर संधिषु इन स्वर संधियों में केषांचन संधीनाम कुछ संधियों का सामान्य परिचय अत्र प्रदत्तः। इनमें एतेषु माने इनमें स्वर संधि के जो 7 भेद हमने बतलाए, इनके केषांचन माने कुछ, संधि नाम माने संधियों का सामान्य परिचय सामान्य रूप से परिचय अत्र प्रदत्तः वर्तते। ये जो 7 प्रकार की स्वर संधियाँ बतलाई गईं, इनका सामान्य परिचय माने सामान्य जानकारी अत्र प्रदत्तः वर्तते, यहाँ पर दी गई है। पहला है इसमें सवर्ण दीर्घ संधि। पहला कौन सी संधि है? सवर्ण दीर्घ संधि। तो हम सवर्ण दीर्घ संधि के बारे में अब जानेंगे कि सवर्ण दीर्घ संधि किसे कहते हैं। तो आ ई उ री एतेषां वर्णानाम अनंतरम आ ई उ री, ये जो 4 वर्ण हैं, एतेषां माने इन, वर्णानाम माने वर्णों के, अनंतरम माने बाद में, यदि समान वर्ण भवति, आ ई उ री के बाद समान माने उसी के समान। जैसे 2 व्यक्ति एक ही समान है, माने राम के समान ही श्याम, माने उसी के समान, आ ई उ री के समान ही, अनंतर माने बाद में, यदि समान वर्ण भवति, अगर समान वर्ण होता है, तर्हि माने तो तयोः द्वयोः, उन 2 वर्णों का, वर्णयोः स्थाने, उन 2 वर्णों के स्थान में एकः दीर्घः, एक जो दीर्घ हो जाता है, वो माने जो ह्रस्व है, ह्रस्व माने छोटा
आ या छोटा बड़ा आ मिल करके जो बड़ा आ बनता है, अथवा छोटा आ मिल करके जो बड़ा आ बनता है, उसी को दीर्घ कहते हैं। दीर्घ माने बड़ा होना। तो समान वर्णों का आपस में मिल करके बड़ा होना ही दीर्घ संधि कहलाता है। इस प्रकार से सवर्ण दीर्घ संधि का यह भेद हुआ। आगे अब हम जानेंगे आगे इसके बारे में। नियम है इसका आ प्लस आ, ह्रस्व आ प्लस आ, माने छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बड़ा आ बनेगा। माने दीर्घ कैसे कैसे होगा, किस प्रकार से दीर्घ होगा। तो पहला छोटा आ प्लस छोटा आ बड़ा आ। दूसरा नियम है छोटा आ प्लस बड़ा आ, फिर भी वह बड़ा आ ही होगा। फिर बड़ा आ प्लस छोटा आ माने दीर्घ आ प्लस ह्रस्व आ, फिर भी दीर्घ आ होगा। दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ मिल करके भी दीर्घ ही होगा। माने बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिल करके भी बड़ा आ ही होगा। ये नहीं कि उसका डबल हो जाएगा, तो माने ह्रस्व और दीर्घ मिलेगा तब भी दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ मिलेगा तो भी दीर्घ। इस प्रकार से 4 प्रकार से वह दीर्घ होगा। तो दीर्घस्य आवर्णस्य उदाहरणानि, दीर्घ का जो आवर्ण का उदाहरण है उस आवर्णस्य अवावर्णदेशस्य उदाहरणानि पठन्ति। दीर्घ का जो आवर्ण का आदेश है उसके उदाहरणों को हम लोग पढ़ेंगे। तत्र धन अपि तत्रापि, तत्र प्लस अपि, तत्र में जो आ है उधर अपि में आ है। ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ माने छोटा आ प्लस छोटा आ मिलकर के बड़ा आ हो गया। तो तत्र धन अपि बन गया तत्रापि। इसी प्रकार से तथापि, तथा माने और, अपि माने भी। तथा प्लस अपि, तथा में दीर्घ आ है था के बाद, और इस पे अपि में ह्रस्व आ है, तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिल करके बड़ा आ बन गया। तो ये तो हो गया आवर्ण का उदाहरण। किसका हो गया, तो आवर्ण का उदाहरण। आवर्ण आ कैसे दीर्घ होता है उसका उदाहरण हम लोगों ने जाना। अब इसके बाद है दीर्घ ई वर्ण का उदाहरण कि ई कैसे दीर्घ होती है। ठीक, तो है रवींद्र, रवींद्र, रवि माने सूर्य और प्लस इंद्र। तो जो रवींद्र माने सूर्य के समान इंद्र, सूर्य के समान आभा प्रभा माने चमक वाला, तेज वाला, तेजस्वी बालक, तो उसका नाम है रवींद्र। रवि माने रवि में ह्रस्व ई है, इधर इंद्र में छोटी ई है, छोटी ई मिल करके बन गई बड़ी ई। इस प्रकार से बड़ी ई का यह उदाहरण हुआ। तो रवि में ह्रस्व ई है, छोटी ई है, इधर इंद्र में भी छोटी ई है, बड़ी ई का उदाहरण हुआ। इसके बाद है गौरीति, गौरी प्लस इति, गौरी इस प्रकार से गौरीति, गौरी में पहले दीर्घ ई है, उधर इति का ह्रस्व माने छोटी ई मिल करके बड़ी ई प्लस छोटी ई मिल करके भी बड़ी ई बनेगी। तो गौरी धन इति गौरीति ऐसा रूप बन जाएगा, गौरीति रूप जो है बन जाएगा। अब इसके बाद है आ हो गया, ई हो गया। अब है उ, दीर्घस्य उ वर्णादेशस्य उदाहरणानि पठन्ति। दीर्घ उ वर्णादेश का उ कैसे आदेश होता है उसका हम उदाहरण पढ़ेंगे। उ कैसे बन जाता है, तो गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश शब्द है, गुरु का उपदेश माने गुरु जो हमको उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। तो गुरु में ह्रस्व उ है, गुरु शब्द में ह्रस्व उ है, उधर उपदेश का ह्रस्व उ है। ह्रस्व माने होता है छोटा, तो गुरुपदेश, गुरु का ह्रस्व उ और उपदेश का ह्रस्व उ मिलकर के दीर्घ उ बन गया। तो बन गया हमारा गुरुपदेश। ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ बन गया, गुरुपदेश बन गया। उसके बाद बधू प्लस उपचार, बधूपचार, बधू माने बहू के लिए, उपचार माने सामग्री, तो बधूपचार रूप है हमारा बधूपचार। बधू प्लस उपचार, बधू में धा के बाद बड़ा उ है, उधर उपचार में ह्रस्व उ है, तो दीर्घ उ और ह्रस्व उ मिल करके दीर्घ उ हो जाना ही सवर्ण दीर्घ संधि का उदाहरण हुआ। इस प्रकार से इसके बाद आगे हम देखते हैं। हाँ, आ हो गया, ई हो गया, उ हो गया। अब री वर्ण का उदाहरण देखते हैं कि री वर्ण कैसे परिवर्तित होता है। तो री है मातृधन ऋणम, मातृधन ऋणम। तो जब मातृ में जो री है वो ह्रस्व है और ऋणम में जो री है वो ह्रस्व है। जब दीर्घ री होगा तो जैसे मातृणम में जो है वो 2 री की मात्रा हो गई है, एक तो री ए हो गई, उसके बाद जो दूसरी हो गई वो डबल री का मात्रा हो गया। ठीक, मातृणम, मातृ ऋणम माने माता का ऋण। हमारे जीवन में
ऋण होते हैं, जैसे मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण। तो मातृ ऋण क्या है? माता ने हमको जन्म दिया, हमको बड़ा किया, हम उस लायक बने कि हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व तो होता है कि हम अपनी माता के लिए उसके सुख सुविधाओं को प्रदान करें। कभी भी माता पिता से ऊंची आवाज़ में बात न करें, उनका सम्मान करें। अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो मातृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से मातृ ऋण, पितृ ऋण, आचार्य माने देव ऋण, आचार्य ऋण माने अपने गुरु का भी ऋण हम माने, गुरु का भी सम्मान करें। प्रार्थना में हम गाते हैं कि गुरुओं का सम्मान कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण को हम जानें। इसके बाद है भातृ ऋणम, भातृधन ऋणम। तो भातृ माने भाई का, ऋणम माने ऋण। तो भातृ ऋणम माने भाई का ऋण। तो अपने बड़ा भाई है तो उसका भी जो हमारे ऊपर जीवन में उपकार होता है, छोटे भाई को हम सहारा प्रदान करें, उसका भी उपकार करें। तो री प्लस री, भातृ ऋणम, री प्लस री मिलकर के दीर्घ री बन गई। ये हो गया हमारा दीर्घ संधि का उदाहरण। तो ह्रस्व आ और ह्रस्व आ और ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व री, इन वर्णों के स्थान पर समान वर्ण आए तो उनके स्थान पे दीर्घ हो जाना ही सवर्ण दीर्घ संधि कहलाती है। ये हमने जाना। इसके बाद दूसरी संधि है संधि के सामान्य परिचय में गुण संधि। अब हम जानेंगे गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि किसे कहते हैं? आइए गुण संधि के बारे में हम जानते हैं। आ प्लस आ, ह्रस्व आ प्लस दीर्घ आ, वर्णयोः ह्रस्व ई प्लस दीर्घ ई परे आ के बाद ई आए तो आ और ई के स्थान पे एकार माने ए आदेश हो जाना, ए वर्ण हो जाना। आ और आ के बाद अगर कोई वर्ण आता है तो उसके स्थान पर ए हो जाता है। आ प्लस आ के बाद अगर ई आता है तो आ और ई के स्थान पर ए हो जाना। और इसके बाद आ प्लस आ वर्णयोः यू प्लस उ, ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ परे ओकारः आदेशः भवति। ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व उ अथवा दीर्घ उ आए तो दोनों के स्थान पे ओ हो जाता है। माने छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटा उ और अथवा बड़ा उ आए तो दोनों मिलकर के ओ हो जाना ही जो है दीर्घ गुण संधि भवति। तथैव माने इसी प्रकार से आ वर्णयोः री परे अर आदेशः भवति। आ वर्ण के बाद माने ह्रस्व आ और दीर्घ आ, छोटा आ और दीर्घ आ के बाद ह्रस्व री और दीर्घ री माने छोटी री और बड़ी री के बाद पर आए तो आ के बाद री आए तो उसके स्थान पे अर आदेश हो जाता है। तो ऐसा एव गुण संधि इति, यह ही गुण संधि कहलाती है, यह ही गुण संधि होती है। ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद अगर ई आए तो ए और उ आए तो ओ, री आए तो अर हो जाना ही हमारा गुण संधि होता है। अब हम गुण संधि के उदाहरण देखेंगे। ए ओ अर इति गुणाक्षराणि, पहला ए, आ और ई मिल करके ए, आ और उ मिल करके ओ, आ और री मिल करके अर, तो ए ओ अर इति गुणाक्षराणि भवन्ति। आ और अर एते गुणाक्षराणि भवन्ति, ये चारों वर्णों का आपस में मिलना ही गुण संधि कहलाता है, गुण अक्षर कहलाते हैं। और नियम बताते हैं इसका सूत्र रूप में। तो आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ अथवा आ के बाद ई अथवा ई आए तो उनके स्थान पे ए, आ अथवा आ के बाद उ अथवा उ आए तो उनके स्थान पे ओ, आ अथवा आ के बाद री अथवा री आए तो उनके स्थान पे अर हो जाना ही गुण संधि कहलाती है। तो जहाँ पे हमको ए ओ अर ए वर्ण मिले वो गुण संधि कहलाएगी। अब इसके हम उदाहरणों को देखेंगे। तो आ वर्णयोः ई परे एकारस्य आदेशः, आ अथवा आ वर्ण के बाद छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद ई माने छोटी ई अथवा बड़ी ई के परे होने पर, बाद में होने पर ए आदेश वाला उदाहरण देखते हैं। सुरेंद्र, सुरेंद्र माने सुर माने होता देवताओं में, इंद्र माने इंद्र के समान। सुरेंद्र, तो सुर में आ है, उधर इंद्र का ई है, आ प्लस ई। तो सुर में जो राम के बाद आ है,
इंद्र में ई है तो आ प्लस ई मिल करके ए हो गया, तो ए हो जाना ही हमारा गुण संधि हो गया। तो सुरेंद्र में गुण संधि। इसके बाद कथेति, कथा धन इति। कथा में बड़ा आ है, इति में छोटी ई है, तो आ प्लस ई मिल करके ए हो जाना ही गुण संधि कहलाता है। तो कथेति में आ प्लस ई मिल करके ए हो गया, ये हमारा गुण संधि का उदाहरण। अब ये तो आ प्लस ई मिल करके ए हो गया। अब आ प्लस उ के बाद ओ हो जाना इसका उदाहरण। तो परोपकार, पर धन उपकार। पर में रा में आ है, उपकार में उ है, तो आ और उ मिल करके ओ हो जाना ही परोपकार का ये उदाहरण हुआ, गुण संधि का उदाहरण हुआ। आ प्लस उ मिल करके ओ हो गया। इसके बाद महोत्सव, महाधन उत्सव। तो महाधन उत्सव, महा में आ है, दीर्घ आ है, बड़ा आ है, उत्सव में उधर उ है, तो आ और उ मिल करके ओ हो जाना ही गुण संधि हुआ। अब इसके बाद आ प्लस आ अथवा आ के बाद री अथवा री आने पर अर आदेश कैसे होता, तो अर आदेश का उदाहरण। सप्तधन ऋषि, सप्त में ता में आ है, उधर ऋषि में री है, तो री आ और री मिल करके अर हो गया, तो सप्तधन ऋषि सप्तर्षि बन गया। इसी प्रकार से महर्षि, महाधन ऋषि महर्षि, महा में आ है, दीर्घ आ है और री है, तो री मिल करके अर बन गया। एवं प्रकारेण गुण संधेय अन्यान उदाहरणान भवितुमर्हति। इस प्रकार से, एवं प्रकार माने इस प्रकार से गुण संधि के और अन्य बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, उनको भी हम यथावसर ढूंढ करके उनको भी लिखें। ठीक, तो इस प्रकार से गुण संधि का उदाहरण सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। तो अब ये मन में विचार आया कि ता में आ कैसे है, तो ता में आ है इसलिए वो ता पूरा है। अगर ता में आ नहीं होगा तो ता इस प्रकार से लिखा जाएगा हलंत। जब हलंत लिखा जाएगा तो वो मतलब है कि ता में आ नहीं है। तो इधर ता सप्त में ता में आ है। अगर मन में विचार आए कि यहाँ आ कहाँ है, तो चूंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के नहीं होता, तो इस सप्त के ता में आ है, तो इधर इसी के लिए इसको ह्रस्व आ माने छोटा आ प्लस री, सप्तधन ऋषि सप्तर्षि। सप्त माने सात, ऋषि माने ऋषियों का समूह। जो सप्तर्षि तारा होता है भोर में सुबह के समय उगता है, उसको सप्तर्षि कहते हैं। महर्षि माने महा माने बड़ा, ऋषि माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ ऋषि होता है उसको हम महर्षि कहते हैं। अब तक हमने दो संधियाँ पढ़ ली, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि। अब वृद्धि संधि के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वृद्धि संधि किसे कहते हैं, तो आ प्लस आ वर्णयो हो, आ और आ वर्ण के बाद दीर्घ संधि का उदाहरण है, लक्षण है कि आ प्लस आ वर्ण के बाद ए आए तो ए अथवा अ आए तो उनके स्थान पे अ आदेश होता है। आ अथवा आ के बाद, छोटा अथवा बड़ा आ के बाद ए अथवा ऐ आए तो उसके स्थान पे ऐ माने दीर्घ ऐ रूप का आदेश हो जाता, ऐ आदेश होता माने अ वर्ण बचता है। इसी प्रकार से आ प्लस आ के स्थान पे ओ अथवा औ आए तो, आ और आ के बाद ओ अथवा औ आए तो औकार आदेश होता, आदेश माने और शब्द जो है बचता है। इसी प्रकार से आ प्लस आ के बाद अर अथवा आर आए तो आर बचता है, तो माने आ अथवा आ के बाद अर अथवा आर आए तो आर बचता है। एषः एव यह ही वृद्धि संधि, ये ही वृद्धि संधि कहलाती है। तो वृद्धि संधि में कौन कौन से चार शब्द होते हैं, ऐ औ आर, ऐ औ आर वृद्धि अक्षराणि भवन्ति, एते वृद्धि अक्षराणि भवन्ति, ऐ औ आव ये वृद्धि अक्षर कहलाते हैं। अब सामान्य रूप से नियम एक लाइन में हम जानते हैं कि ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद ए ऐ आए तो ऐ आदेश हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाता है। और आ प्लस आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ के बाद ओ अथवा औ आए तो औ रूप हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। तीसरा नियम है आ अथवा आ के बाद, छोटा आ अथवा बड़ा आ के बाद अर अथवा आर आए तो आर आदेश हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाता है। इसके बाद अब इसके उदाहरण देखते हैं। आ प्लस आ वर्णयो हो ए प्लस ऐ कारस्य आदेश। आ अथवा छोटा आ और बड़ा आ के बाद ए अथवा ऐ आए तो ऐ आदेश कैसे होता, उसका उदाहरण। एक प्लस एकम, एक एक माने एक और एक, एक प्लस एकम, एक का के बाद आ है, का में ह्रस्व आ है और उसके बाद ए है, तो एक प्लस आ ए, आ प्लस ए मिलकर के ऐ बन गया, एक प्लस एकम एक एकम बन गया। एक और एक मिलकर के 11 होते हैं, एक और एक एक एकम।
इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है तथैव, तथा धन एव तथैव। तथा में बड़ा आ है, एव में छोटा ए है, तो आ और ए मिलकर के ऐ बन गया, तथैव माने इस प्रकार से। इसके बाद है आ वर्णयो हो, आ और आ वर्ण के बाद, आ और आ वर्ण के बाद आ वर्णयो हो ओ औ परे औकारा आदेश। औ कैसे बनता उसका उदाहरण, परम धन औषधि, परम धन औषधि, परम प्लस औषधि, तो परम माने श्रेष्ठ, औषधि माने दवाई, सबसे अच्छी दवाई, तो आ प्लस ओ मिल करके औ बन गया हमारा परम औषधि शब्द। इसके बाद है मधुरोदनम, मधुर माने मीठा, ओदन माने भात या चावल, मधुर ओदनम मीठा चावल। तो मधुर के बाद रा के बाद आ है और ओदनम का इधर ओ है, तो आ और ओ मिल करके औ हो जाना हमारा वृद्धि संधि का उदाहरण हुआ। तो आ इधर एक एकम में ऐ बन जाना परम औषधि और मधुरोदनम में औ बन जाना, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसके बाद हम अगली संधि देखेंगे यण संधि। यण संधि किसे कहते हैं, तो यण संधि ई, हर छोटी ई अथवा बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा री बड़ा री और लरी। एक शब्द है लरी जिसका हम वेद में प्राय प्रयोग होता है, तो लरी को ला बचता है, तो ई ह्रस्व ई दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ दीर्घ ऊ, ह्रस्व री दीर्घ री के बाद लरी आए तो लि वर्णानाम असवर्ण अवसरे। असवर्ण माने असमान हो, अगर समान होगा तो हम दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं कि छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ री के बाद अगर समान आए तो दीर्घ संधि होता। असवर्ण माने उनके समान ना हो, माने ई के बाद ई नहीं होगी, असमान होगा तो तयोः स्थाने ई ऊ री के स्थान पर अगर असमान कोई स्वर आता है तो क्रमशः ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा, ली के स्थान पे ला हो जाना ही, ली के स्थान पे ला आदेश हो जाना ही हमारा जो है यण संधि कहलाता है। ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा, ली के स्थान पे ला हो जाना ही दीर्घ संधि कहलाता है। ई वर्णयो हो, आगे इसी को और अच्छे समझाते हैं। ई वर्णयो हो असवर्ण अवसरे परे यकारा आदेशः भवति। ई वर्ण के बाद असवर्ण माने असमान जब होता है तो उसके स्थान पे या आदेश होता है। ऊ वर्णयो हो असवर्ण अवसरे परे, ऊ और ऊ वर्ण के असमान अवसर पड़ने पर ऊ के स्थान पे वा। री वर्णयो हो असवर्ण अवसरे, री असवर्ण माने असमान, माने उसके समान री के बाद री ना आए तो उसके समान कोई दूसरा स्वर आए तो री के स्थान पे रा। ली वर्णात असवर्ण अवसरे ला, ली के स्थान पे ला। एषः यण संधि ही, यह यण संधि कहलाती है। या वा रा ला एते यर वर्णाः भवन्ति। या वा रा ला, ई के स्थान पे या, ऊ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा, ली के स्थान पे ला, यह होना ही यण संधि कहलाती है। यह इसका नियम है। इसके बाद आ ए, आ ह्रस्व आ अथवा दीर्घ आ के बाद ए अथवा ऐ आए तो उनका जो है उनके स्थान पे ऐ हो जाना। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं, यह थोड़ा नियम का उपवाद कर दिए हैं, यहाँ दीर्घ संधि का ही उदाहरण दे दिए हैं। यहाँ पे देना चाहिए था ई के बाद कोई असमान स्वर आए तो या, इसका यहाँ पे होगा जो विशेष नियम है, ई के स्थान पे या, उसके बाद ऊ के स्थान पे वा, री के स्थान पे रा, ली के स्थान पे ला, यह आदेश होना ही यण संधि कहलाती है। तो ये जो नियम में यहाँ पे दिया है इन्होंने, ये वृद्धि संधि वाला दे दिया है जो ऊपर है, ठीक, ये ही सेम दे दिया है। तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं यण संधि का उदाहरण। इति धन अपि, इति धन अपि। ई वर्णयो असवर्ण स्वरे, ई वर्ण के बाद असवर्ण कोई स्वर आए तो उसके स्थान पे या कैसे होता उसका उदाहरण हम देखते हैं।
तो ई इति धन अपि इत्यपि, इति में यहाँ ई है, इति में ई है, अपि अपि माने असमान स्वर है। अगर इति प्लस ईसर ई आ जाता तो दीर्घ संधि हो जाता। अब यहाँ इति के बाद आ आया तो इति के समान नहीं, असमान है, माने उसके जैसा नहीं है। असमान माने जैसा ना होना और समान माने जैसा होना, उसी के समान। जैसे आम के समान आम है तो उसी के समान माने वही समान फल है। तो आम सेब से असमान है, आम और सेब में समानता नहीं है, असमानता है। तो इति में इधर ई है उधर आ है, ई और ई असमान है। तो इति में ई और आ मिल करके या होना ही हमारा यण संधि कहलाता है। तो इति अपि माने इस प्रकार से भी, इत्यपि माने इस प्रकार से भी। जैसे कोई काम कहे तो ऐसा अगर है तो ऐसा भी हो सकता, माने इत्यपि इस प्रकार से भी यह कार्य हो सकता है। तो इति धन अपि ई प्लस आ मिल करके या हो जाना ही यण संधि कहलाता है। उसके बाद है दूसरा उदाहरण, तान्येव, तानि प्लस एव, तानि प्लस एव। तानि में इधर ना में छोटी ई है, एव में ए है, तो एव ई प्लस ए मिल करके ए बन गया, तो तान्येव बन गया। ई इधर या बन गया, ई और ए मिल करके या बन के ए बन गया। अब उसके बाद अगला उदाहरण है मध्वरी, उ और उ के स्थान पे, उ और उ के स्थान पे असवर्ण परे वा कैसे होता है, उसका उदाहरण है। तो मधु प्लस अरि, मधु माने मधु के, अरि माने शत्रु। तो मधु में इधर उ है और उधर आ है, तो उ प्लस आ मिल करके वा बन जाना, उ प्लस आ मिल करके वा बन गया। तो यह जो है यण संधि का उदाहरण हुआ। इसके बाद सबसे प्रसिद्ध है स्वागतम, सु प्लस आगतम। सु माने सुंदरता, आगतम माने पधारिए, आपका स्वागत है। बड़े सौम्य भाव से, सु माने सुंदर, आगत माने स्वागत। तो सु प्लस में उ है, उ के बाद आ है, उ और आ मिल करके वा हो जाना ही यह यण संधि कहलाता है। इस प्रकार से सामान्य रूप से इन्होंने जो कहा था कि सामान्य रूप से हम संधियों के बारे में जानेंगे, तो स्वर संधि के 4 भेदों के बारे में इन्होंने बताया। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। संधि के बारे में आप इसको पढ़ें और इसको कॉपी में लिखें, तो यह अभ्यास में हमारे आ जाएगा, और अभ्यास में आएगा तो प्रश्न जो है इससे आएंगे जो गलत नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश मास्टर जी, पढ़ा दिया ना, लगातार बोला हूँ।